नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आमतौर पे आप लोग जानते हैं कि मैं आपके सामने यूपीएससी परीक्षा की बात करने आता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट कराए जाने एक दूसरे एग्जाम की बात करने आया हूं। और यह एग्जाम है ईपीएफओ का एग्जाम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो कर्मचारी जो होते हैं उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, उसको जमा और मैनेज करने वाला जो ये संगठन है, इसकी परीक्षा के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं। देखिए, यूपीएससी की तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं, आप सब लोग बहुत सीरियस, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। और मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं कि आप सभी का यूपीएससी का एग्जाम निकल जाए, आप सभी आईएएस बन जाएं। लेकिन हम सबको पता है कि यह एग्जाम जो है बहुत जटिल है। इस एग्जाम में सक्सेस रेट बहुत कम है, कई बार कई वर्ष लग जाते हैं। और कई बार हम में से बहुत लोगों पर इस तरह के पारिवारिक दबाव होते हैं कि हमको नौकरियां करनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है। हम लोग जो है कई बार अपनी तैयारी को भी फंड करने के लिए हमको परिवार की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण अपनी तैयारी हम में से बहुत लोगों को बीच में छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे में ये एक अच्छा आइडिया है, इस आइडिया में कोई बुराई नहीं है कि अगर हम यूपीएससी के साथ साथ कुछ और बैकअप एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें। बैकअप एग्जाम्स से मेरा मतलब क्या है? बैकअप एग्जाम्स से मेरा मतलब सिंपल सा इतना है कि ऐसे एग्जाम जिनकी तैयारी यूपीएससी की तैयारी से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, मतलब कमोबेश 90% तैयारी यूपीएससी वाली ही है। और बस 10% यहां वहां थोड़ा सा तैयार करके आप लोग जो है उस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। ये एग्जाम अपेक्षाकृत आसान होते हैं, यूपीएससी वाला कंपटीशन लेवल नहीं होता। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी वाले विषय तो आपको इन एग्जाम के पेपर से ऊपर के आते हैं, उनसे ज्यादा आते हैं। तो आप बहुत आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो यार, इस तरह की तैयारियां जो है, इस तरह की परीक्षाएं आपको देते रहने चाहिए। ईपीएफओ की नौकरी जो है केंद्रीय सरकार की नौकरी है, शुरुआत में ही आपको तकरीबन 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है। और बहुत बढ़िया नौकरी है। केंद्र केंद्र सरकार की नौकरी में सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, आप जानते ही हैं। तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है कि अगर हमारे सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं वो ईपीएफओ की भी तैयारी कर पाए। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको इस ईपीएफओ की परीक्षा का सब कुछ बता दूंगा कि भाई इसमें क्या पैटर्न होता है, एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस कैसे होता है, क्या चीज आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ये सब आपको मालूम चल जाएगा अगले 10 से 15 मिनट में। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खैर, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की आपको एक जनरल तैयारी करनी है, अब तो इससे आपकी ईपीएफओ की भी तैयारी हो जाएगी। 60% ऑफ अभी हमारे सब्सक्रिप्शन पर चल रहा है अनअकैडमी पर, याद रखिएगा भाई। 60% ऑफ हमारे सब्सक्रिप्शन पर है। 12 महीने तक का आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर आप अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ेंगे। तो भाई ये सारे बैचेस हैं अनअकैडमी में, आपको पता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी, आपका जो है ये सारी चीजें जो हैं आपको प्राप्त होंगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरी प्रैक्टिस आपको मिलेगी, आपको अपनी पसंद के बैच लेने का हमेशा मौका मिलेगा जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो आज ही जुड़ जाइए, ठीक है? ये इसका ध्यान रखिएगा। प्लस आइकॉनिक 2 मोड होते हैं, दोनों का फर्क यहां पर है, आप इससे देख सकते हैं। ये ठीक है, यूपीएससी के टेस्ट सीरीज हैं। ये आपका हाँ, अगर आपको सीसैट की तैयारी करनी है, जो कि ईपीएफओ के लिए बहुत जरूरी है, ईपीएफओ में भी आप देखेंगे कि सीसैट कई बार पूछा जाता है, तो केवल 3,000 रुपए में आप सीसैट के बैच से भी जुड़ सकते हैं। इसका भी ध्यान आप दे सकते हैं, इससे भी आप तुरंत जुड़ सकते हैं। चलिए, अब एक बार जल्दी से समझने की शुरुआत करते हैं कि यार ये पूरी प्रक्रिया है क्या, ये ईपीएफओ की परीक्षा जो है ये होती कैसे है, इसकी तैयारी करी कैसे जाती है। देखो यार, ये ईपीएफओ का जो एग्जाम है, ये कौन कराता है? ये परीक्षा यूपीएससी ही कराती है। यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है जो कि बहुत सारी परीक्षाएं कराती है। तो ईपीएफओ का भी जो पेपर है ये आपका यूपीएससी ही कराती है, और कोई नहीं कराता, ठीक है? ये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, श्रम मंत्रालय की ये नौकरियां हैं। तो कर्मचारियों का जो पीएफ होता है, उस पीएफ को प्रबंधित करना, उस पीएफ को रेगुलेट करना जो है, इस नौकरी में यहां पे इसका इंतजाम किया जाता है। तो ये जो एग्जाम होता है बेटा, ये 2 नौकरियों के लिए होता है, याद रखिएगा। ईपीएफओ एग्जाम अक्सर हम कॉमन तरीके से बोल देते हैं ईपीएफओ, लेकिन वास्तविकता में ये 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला एग्जाम जो होता है वो होता है आपका एओ/ईओ, यानी कि एओ या ईओ के लिए। और दूसरा आपका एग्जाम होता है वो होता है एपीएससी के लिए। ये दोनों क्या होते हैं, चिंता मत करिएगा, आपको बताऊंगा। एओ क्या होता है? एओ एओ आपका होता है अकाउंट्स ऑफिसर। ईओ जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो ये वाले जो पद हैं, ये एंट्री लेवल पद हैं, लेकिन याद रखिएगा ये भी सारे ऑफिसर पद हैं।
ये सारे के सारे पद जो है ये ऑफिसर रैंक के पद हैं सारे, पर ये एंट्री लेवल है। इनसे थोड़ा एक सीनियर पद जो मैनेजमेंट लेवल पे चला जाता है वो होता है आपका असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। दूसरा पद जो होता है वो आपका होता है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर का पद। तो ये दो परीक्षाएं जो हैं दो होती हैं, दोनों एक ही दिन होती है, कुछ कुछ घंटे के अंतराल पे होती है, दोनों कराई एक ही दिन जाती हैं, दोनों का पाठ्यक्रम भी लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग परीक्षाएं हैं। याद रखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप खाली इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर इसके लिए या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको यह मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप खाली इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप खाली इसका पेपर दे पाएंगे, इसका नहीं दे पाएंगे। तो सबसे मेरा आग्रह है कि दोनों के लिए कीजिए, कोई बुराई नहीं है, सिलेबस लगभग एक जैसा है। ठीक है। अच्छा, यह एग्जाम बेटा हर साल नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार ये जो परीक्षा हुई थी, ये 2023 में हुई थी, और इस बार ये कहा जा रहा है कि 2025 में ये होगी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई काफी सारी वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज के कारण ये परीक्षा इस साल होगी, इसकी संभावना काफी ज्यादा मानी जा रही है। अगर आप देखेंगे पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ था तो मैं वैकेंसीज लिखकर लाया था। हां, आमतौर पे 400 से ज्यादा आपकी ईओ एओ की वैकेंसी थी, 450 के पास आपकी ईओ एओ की वैकेंसी थी, और एपीएफसी की भी आपकी 150 से ज्यादा, करीब 170 के आसपास वैकेंसीज थी। तो तकरीबन इतनी ही वैकेंसी अभी भी होने की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि इतने पदों के लिए, इतनी पोस्ट के लिए यह एग्जाम एक बार दोबारा से कराया जा सकता है। इस बात की संभावना मानी जा सकती है। अगर इनकी एलिजिबिलिटी देखें तो भाई एलिजिबिलिटी में अगर मैं अर्हता की बात करूं कि कौन लोग एलिजिबल हैं, हर व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत में कहीं से भी ग्रेजुएशन कर चुका है, जिसके पास बैचलर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन इसके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, भाई जो यूपीएससी वाली एलिजिबिलिटी है वही इसकी भी है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये तो दोनों में है। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क है, आपको बताता हूं। ईओ एओ के लिए अगर आप देखेंगे तो ईओ एओ के लिए मैक्सिमम आयु 30 वर्ष है। एपीएफसी के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सीनियर पद है, मैक्सिमम आयु 35 वर्ष है। अच्छा, इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का एक्सटेंशन जो है वो है, नोटिफिकेशन में ठीक से आ जाएगा ये। तो 5 वर्ष का फर्क यहां पे आपको मिलेगा मैक्सिमम एज लिमिट में। इसके अलावा एपीएफसी में यह भी कहा गया है कि अगर आपके पास लॉ या मैनेजमेंट की डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता कहां मिलेगी? इंटरव्यू में। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग एलिजिबल नहीं है, बाकी लोग भी एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपके पास लॉ या मैनेजमेंट की डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दी जा सकेगी, यह बात यहां पर कही गई है। ठीक है, तो ये इन दोनों की अर्हता है, ये दोनों की एलिजिबिलिटी है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अपेक्षाकृत ईओ एओ का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सरल होता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो भाई, ये थोड़ा छोटा पद है, ये थोड़ा बड़ा पद है। ये वाला परीक्षा जो है इसमें सीटें कम होती हैं, तो ये थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा सरल, लेकिन ऐसा बहुत आसान कोई सा भी नहीं है। ये मत सोच के जाना कि अगले साल एग्जाम देके ये मत आके बोलना अतुल सर आपने तो कहा था बहुत सरल होगा, ये तो कठिन आ गया। ऐसा नहीं है, मुश्किल तो यार देखो सारे ही एग्जाम है, लेकिन क्या है कि अपेक्षाकृत अगर आप कंपेयर करोगे तो एपीएफसी का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो यार पाठ्यक्रम जो है वो लगभग एक जैसा है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, पाठ्यक्रम में दोनों परीक्षाओं में आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, बेसिक अंग्रेजी, जो आप यूपीएससी के लिए तैयार करते जाओगे। देखो क्या क्या चीजें यूपीएससी से, ये समझ लो। इंग्लिश यूपीएससी में है आपका, है। दूसरा है स्वतंत्रता संघर्ष, मॉडर्न हिस्ट्री जो है भारत की, ये आपका यूपीएससी में है, बिल्कुल है, ये आपका यूपीएससी में आता ही आता है, ये बात तो क्लियर है। करंट अफेयर्स, हिंदू की क्लास कर रहे हो, इस भाग की तो चिंता करना ही मत कभी भी, यूपीएससी में है, हिंदू में पढ़ाता हूं रोज सुबह, अगर वो पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स तो आपका आपसे गलत हो ही नहीं सकता, ये आप मान के चलो। इंडियन पॉलिटी सारा यूपीएससी में है, कोई ऐसी नई बात तो नहीं आ रही, सारी चीजें वही आ रही हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक ऐसा आ रहा है जो आपका यूपीएससी में नहीं है, उसको मैं एक अलग कलर से लिख देता हूं। वो टॉपिक है आपका अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये ईओ एओ का परीक्षा है, तो यार ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा।
15 दिन के अंदर आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की किताबें आती हैं ईपीएफओ की, कोई सी भी एक किताब खरीद लाओ, उसको आगे पीछे पढ़ डालो, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसको आप कर सकते हो। दूसरा टॉपिक, एक और टॉपिक है जो आपका यहां पे आता है, वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, आपके जो श्रम कानून है, थोड़ा सा लॉ की दिशा में चला जाता है ये भी आपका यूपीएससी के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो आपके यूपीएससी से अलग है। बाकी टॉपिक्स अगर आप देखें, बाकी टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे व्हाइट में लिखना है क्योंकि सारे यूपीएससी वाले ही हैं। वो क्या है आपका जनरल साइंस एंड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स भी यूपीएससी में नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान कंप्यूटर्स होता है, वो आप कर ही सकते हो। मेंटल एबिलिटी आपका सीसैट में आता ही आता है। अगर ये सब नहीं आता तो भैया सीसैट का कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई हमारा वाला ही कर लेना, आपको सभी आ जाएगा, ठीक है। और अगला है सामाजिक सुरक्षा। ये आपका ईओ और एओ का पाठ्यक्रम है, सिंपल सा इतना सा पाठ्यक्रम है। अगर आप इसमें एपीएफसी की बात करो, एपीएफसी में इस पाठ्यक्रम में बस एक टॉपिक और ऐड होता है, और वो टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। जनसंख्या का विकास, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये टॉपिक तो यार यूपीएससी में है ही, इसलिए इसको मैं व्हाइट में लिख रहा हूं। ये बस आपका एपीएफसी में ये सारा होता है, प्लस ये जो ईओ का सारा सिलेबस प्लस एक टॉपिक एक्स्ट्रा, ये आपका यूपीएससी के अंतर्गत है। तो बेटा इतना लंबे चौड़े सिलेबस में हमने क्या देखा, बस गिनती के दो टॉपिक्स आपके पास ऐसे हैं जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम से अलग हैं। बहुत ही आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ, कुछ भी आपको अलग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें होते हैं एग्जाम के दो चरण। पहला होता है आपका स्टेज 1 जो आपकी परीक्षा का होता है, दोनों में एक जैसा एग्जाम है, ईओ और एपीएफसी के लिए सेम है। स्टेज 1 में क्या होता है, आपका एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा होती है। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वही 4 उत्तर हैं, कोई एक सही है 3 गलत हैं। इसमें क्या होता है, 2 घंटे का पेपर है, 120 प्रश्न है, हर प्रश्न जो है 2.5 अंक का है, यानी कि कुल अंक कितने हो गए आपके, 300 नंबर हो गए टोटल, है ना। 120 प्रश्न है, 2.5 अंक का कुल एक सवाल है, कुल नंबर 300 हो गए। और इसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल यूपीएससी वाला, ऐसा यूपीएससी में होता है ना भाई, जैसा सीसैट होता है बिल्कुल वैसा जो आपका होता है, बिल्कुल वही स्टेज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है आपका साक्षात्कार, वो एकदम सिंपल सी बात है, दूसरा स्टेज आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो इसमें बेटा लेकिन जैसे यूपीएससी में सीसैट के नंबर नहीं जुड़ते, यहां पे इसके नंबर जुड़ते हैं। तो स्टेज 1 के 75% अंक होते हैं, और स्टेज 2 यानी कि इंटरव्यू के 25% अंक होते हैं। इन दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और मेरिट लिस्ट जो है ये बनाकर आपको जो है एक तरह से आपकी रैंक आती है, आपको पद इसमें दिया जाता है, ठीक है। 75% नंबर आपके इस एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट के होते हैं, 25% नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। एग्जामिनेशन की फीस जो होती है वो जैसा सामान्य वर्ग के जो पुरुष, एक तो महिलाएं हो गई, एससी हो गए, एसटी हो गए, आपके पीपल विद डिसेबिलिटी हो गए, इनके लिए एग्जाम की फीस 0 है, कोई फीस नहीं है। लेकिन जो आपकी जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, जो आपके जनरल पुरुष हैं और ओबीसी पुरुष हैं, उनके लिए भी फीस बेटा इतनी कम है कि एक टेस्ट की 25 रुपए है। अगर आप 25 रुपए का एक टेस्ट है, तो अगर आप खाली ईओ एओ दे रहे हो तो फीस 25 रुपए है, आप एपीएफसी भी दे रहे हो तो 25 रुपए और है, यानी कि ज्यादातर आपको अधिकतम फीस जो देनी पड़ जाएगी आपको 50 रुपए देनी पड़ जाएगी। यूपीएससी के जो 79 सेंटर होते हैं, वैसे ही इसमें भी 79 सेंटर पड़ते हैं। बिल्कुल एग्जाम का स्टैंडर्ड लेवल सब यूपीएससी के तरीके से ही होता है। तो यूपीएससी का एग्जाम देने का आपको तजुर्बा है, अगर नहीं है तो आप गेन करना चाहते हो तो इस एग्जाम का आप ऐसे भी उपयोग कर सकते हो कि यूपीएससी की प्रैक्टिस की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हो। मैं जानता हूं कि आपका सपना जो है वो यूपीएससी एग्जाम निकालना है, लेकिन बैकअप लेके चलना एक समझदारी भरा काम माना जा सकता है। कि एक समझदारी भरा कदम है कि आप एक परीक्षा का बैकअप बनाकर चल रहे हो कि यार मैं चलो ये एग्जाम तो निकाल लूं। इससे क्या होता है, जैसे मान लो आपको अगर यूपीएससी निकालने पर टाइम भी लग रहा है
तो यार आपको रनवे मिल जाता है कि आप अभी इसको निकाल लो, आपकी सरकारी नौकरी लग गई, आप जीवन में सेटल हो गए, आपके घर पे तनख्वाह आनी शुरू हो गई, अच्छी खासी तनख्वाह, और उस तनख्वाह का प्रयोग करके, उस तनख्वाह से खर्चा करके आप आगे यूपीएससी की तैयारी भी बेहतर कर सकते हो। मेरे विचार में इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा कदम है, लगभग सेम सिलेबस है, समझदारी के साथ आप तैयारी करोगे, आप सब ज़हीन स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप सब एक बार में इस एग्जाम को निकाल के खत्म करोगे अगर आप ढंग से इसकी पढ़ाई कर लो। तो इसकी तैयारी शुरू करने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, और आप लोग इतनी यूपीएससी की पढ़ाई कर चुके हो कि इसके तो पीवाईक्यूज आप आज से ही सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। तो इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सीधा सीधा उस पर क्लिक कीजिए, हमारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनको आज से पढ़ना शुरू कर लीजिए। और अगर आपको इस पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया में मदद की जरूरत है तो आप जानते ही हैं कि यार अनअकैडमी के सारे कोर्सेज अभी 60% ऑफ चल रहा है, जिसके जरिए आपका पूरा जीएफ तैयार हो जाएगा, ईपीएफओ उसी का एक हिस्सा है। और अगर आपको सीसैट में दिक्कत आ रही है तो सीसैट, जिसमें आप जो इसके 2 टॉपिक्स इसमें है ही हैं, तो वो भी आप हमारे साथ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो एक चर्चा थी इसके जरिए ईपीएफओ परीक्षा को लेकर आपके दिमाग में जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है, तो मैं और हमारी टीम पूरा प्रयास करेंगे कि उनका हम निराकरण कर पाए। तो भाई ये एग्जाम है, इसका फॉर्म भरिए, इसकी तैयारी कीजिए और अच्छे से सफल होइए। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।